हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसवेल के फर्स्ट ईयर सीबीसीएस स्टूडेंट का एजुकेशन का सेकंड सेमेस्टर का सेकंड क्वेश्चन। अभी कुछ दिक्कत आ रही थी क्वालिटी को लेकर, तो अब मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बिल्कुल विजिबल हो अच्छी तरीके से, इसलिए लैपटॉप पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो आपको मैंने लास्ट वीडियो में दिया था, अभी आपका दूसरा क्वेश्चन है आपके असाइनमेंट के लिए एसवेल के सीबीसीएस स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के लिए सेकंड सेमेस्टर का सेकंड क्वेश्चन एजुकेशन का। थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक होगी तो उसको आप देख लेना, क्योंकि वैसे तो मैंने एरर फ्री रखा है, पर फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। देखिए, तो क्वेश्चन है आपका, दैनिक जीवन के अवलोकन के आधार पर मानव की वृद्धि और विकास की अवधारणा के अंतर को स्पष्ट करें। तो ये आपका आंसर है A4 साइज सीट पर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऊपर थोड़ा स्पेस छोड़कर नेम, रोल नंबर और सिग्नेचर आपके वहाँ पर होना ज़रूरी है। उसके बाद आप जो अपना आंसर लिखना स्टार्ट करें। तो आंसर है, मानव विकास को समझना एक बृहद ही जटिल कार्य है। यह अपने अंतर्गत एक व्यक्ति के जीवन को संपूर्ण चक्र सम्मिलित किए रहता है। यह चक्र किसी महिला द्वारा गर्भधारण की प्रक्रिया से होते हुए व्यक्ति के जन्म से उसकी मृत्यु तक जाता है। अब इसी प्रक्रिया में व्यक्ति जीवन के विभिन्न स्तरों पर विशेष प्रकार के गुण, क्षमता, विशेषता, अभिरुचि आदि व्यक्ति के व्यवहार और जीवन पद्धति को निर्धारित और नियंत्रित करते हैं। अगर सरल शब्दों में समझा जाए तो मानव विकास को हम मानव जीवन यात्रा के विभिन्न पड़ावों की विशिष्ट विशेषताओं के माध्यम से जान और समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इसके दो महत्वपूर्ण पहलू दिखाए गए हैं जो इस विकास यात्रा को संपूर्ण रूप से समझने में हमारी सहायता करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। जो इसका पहला पहलू है वो क्या है? देखो, उन विशेषताओं के विकास को सम्मिलित किए हुए है जिसके अंतर्गत व्यक्ति स्वास्थ्य, ज्ञान और कौशल अर्जन की क्षमताओं का विकास करता है। इसका दूसरा पहलू क्या कहता है? उन विशेषताओं के विकास को सम्मिलित किए हुए है जिसके अंतर्गत व्यक्ति स्थान, ज्ञान और कौशल अर्जन की क्षमताओं का विकास और उपयोग उत्पादक कार्य, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन में करता है। मानव विकास के दोनों महत्वपूर्ण पहलू मानव विकास के विभिन्न पड़ावों में अर्जित एवं ग्रहण की जाने वाली विशेषताओं को स्पष्ट करते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन के अंदर जो वो दे रखा है कि मानव विकास की वृद्धि और विकास की अवधारणा में क्या अंतर है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम विकास के बारे में कि विकास में यहाँ पर हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो पहला हमारा विकास। कई बार हम किसी विकास की अवधारणा को समान समझने लगते हैं कि विकास और वृद्धि सेम है, परंतु ऐसा नहीं होता। ये विचार गलत है। जहाँ एक और वृद्धि का अर्थ मात्र भौतिक और शारीरिक वृद्धि से होता है, वहीं पर विकास एक बहुत बड़ी अवधारणा है जो पृथ्वी को एक आयाम के रूप में अपने भीतर सम्मिलित किए हुए है। यहाँ देखो, ये पृथ्वी की जगह वृद्धि आएगा, तो ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। आगे चलते हैं, देखते हैं पहला जो पॉइंट है इसका वो क्या है। व्यक्ति के जीवन में जहां एक और वृद्धि की अवधारणा मात्रात्मक मापन के आधार पर ही मापी जा सकती है, वहीं विकास की अवधारणा गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही मानकों पर मापी जा सकती है। इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। व्यक्ति के जीवन में वृद्धि परिपक्वता पर आकर स्थिर हो जाती है, परंतु विकास जो है वो जीवन प्रति चलने की प्रक्रिया है। ठीक है, व्यक्ति एक आयु के बाद में क्या करता है, शारीरिक रूप से जो उसकी फिजिकल जो अपीयरेंस है वो उसकी बिल्कुल वहीं रुक जाती है। ठीक है, बॉडी जो उसकी हाइट है वो बिल्कुल वहीं रुक जाती है और उसकी लंबाई एक आयु तक ही बढ़ती है खाली। तीसरा पॉइंट इसका, विकास में शारीरिक ढांचा एक आयु तक ही विकसित होता है। अगर कोई असामान्य घटना ना हो तो यह वृद्धि स्थिरता की ओर चलने लगती है, परंतु दूसरी ओर विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। ये हमने विकास के बारे में देखा। अब उसके बाद में यहाँ पर हम बात करते हैं वृद्धि वाले पॉइंट पर कि वृद्धि वाले पॉइंट में क्या क्या चीजें रखे। देखिए, पहला पॉइंट है जैविक परिवर्तन। प्रति व्यक्ति के जीवन में होने वाले जैविक परिवर्तनों का परिचारक होती है, और जैविक परिवर्तनों से यहाँ तात्पर्य व्यक्ति के भौतिक परिवर्तनों से होता है। ठीक है, उसके बाद में इसका दूसरा पॉइंट है गतिशील समाज के व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। वह हमेशा से ही एक गतिशील समाज के विभिन्न कारकों के प्रभाव में रहता है। ठीक है, उसका आस पड़ोस हो गया, परिवार हो गया, मित्र हो गए, रिश्तेदार हो गए, ये सब चीजें। ठीक है,
उसके बाद में हमारा तीसरा पॉइंट आता है इसमें गुणात्मक शोध। अब देखो, वृद्धि का संबंध जो है प्राय व्यक्ति के भौतिक परिवर्तनों से होता है, इसलिए प्रकट होती है। उन्हें चिन्हित भी किया जा सकता है, उसको सरलता से मात्र देखकर पता लगाया जा सकता है। वृद्धि एक आयामी है, वही विकास जो है वो बहुआयामी है, ठीक है, जो कि मरते दम तक चलता है, जन्म से मरते दम तक चलता है। उसके बाद में इस प्रश्न के अंदर दे रखा था कि परिवार की भूमिका क्या है। तो देखिए, इसमें जो आपका यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा, परिवार की भूमिका, तो परिवार क्या है? मानव समाज की सबसे छोटी इकाई है, जिसमें प्राय बच्चे के जैविक माता पिता एवं अन्य रक्त संबंध होते हैं। सामान्यतः कोई भी बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद जिस संस्था के संपर्क में आता है तो वो परिवार कहलाता है। सबसे पहले प्राथमिक निर्देशक, परिवार बच्चे की भाषा के विकास में प्राथमिक निर्देशक होता है, प्रेरक की भूमिका निभाता है। क्योंकि आपने देखा होगा अपने परिवार के आस पड़ोस में काफ़ी बार ऐसा देखा होगा कि परिवार के जो बड़े लोग होते हैं क्या करते हैं, छोटे बच्चे को कुछ शब्द बोलने के लिए बोलते हैं, ठीक है, जैसे माँ, मम्मी, पापा, दादा, दादी, इस तरीके के शब्दों को वहाँ पर वो ऊंचे स्वर में बोलते हैं। और यही प्रक्रिया है जो बच्चे का पहली भाषा शिक्षा होती है, ठीक है। फिर दूसरा हमारा इसके अंदर जो पॉइंट है वो है हमारा शारीरिक विकास। शारीरिक विकास बच्चे को उसके प्रारंभिक काल में किस प्रकार का पोषण मिलता है, वही उसकी शारीरिक विकास की गति और गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है, ठीक है। उसके बाद आपका आर्थिक स्थिति, कि प्रत्येक परिवार यही प्रयास करता है कि उसके सदस्य जितने भी हैं परिवार में, उन सबको सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सके। परंतु अगर बेकार परिस्थिति हो जाए तो जिसके कारण क्या होता है, बच्चे को पोषण सुविधाएं, शिक्षा संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण उसका विकास क्रम यथोचित नहीं हो पाता है। फिर है आपका समाज की भूमिका। अब इसमें समाज की क्या भूमिका है, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है। इसमें आपको बताना है कि मानव विकास में परिवार की भूमिका के समान ही समाज की भूमिका भी होती है, क्योंकि इसमें अड़ोसी, पड़ोसी, समूह, रिश्तेदार, ये सब सम्मिलित होते हैं जो कि बच्चे के विकास और वृद्धि पर असर डालते हैं। देखो, सामाजिक नैतिकता, समाज व्यक्ति के नैतिक विकास को निर्देशित करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है। इसके अंतर्गत व्यक्ति परिवार में धारण की गई नैतिकता के जटिल रूप का विकास करता है। समाज व्यक्ति से उसकी पारिवारिक नैतिकता से भिन्न प्रकार की नैतिकता की अपेक्षा रखता है। फिर उसके बाद में आता है व्यक्ति की जटिल भाषा, ठीक है, व्यक्ति की जटिल भाषा, ये समाज के सदस्यों के संपर्क में आने से सीखता है, जो शब्दों का भंडार उसे बाहर मिलता है। और उसके बाद में है अनौपचारिक प्रशिक्षण। फिर ये आपका जो है सामाजिक वाला जो पॉइंट है, उसके बाद में आपको यहाँ पर बताना है विद्यालय की क्या भूमिका है, यानी कि स्कूल की क्या भूमिका है। तो विद्यालय जो है एक लघु समाज है, और जो दार्शनिक है जॉन डीवी का क्या विचार है, उन्होंने बोला है विद्यालय को संपूर्णता में परिभाषित करते हैं। तो विद्यालय को हम एक ऐसे लघु समाज इसलिए मान सकते हैं क्योंकि विद्यालय एक ऐसा स्थान है जिसमें विभिन्न प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं। जैसे कि देखो, जिम्मेदार नागरिक, ठीक है, विद्यालय में व्यक्ति सीखता है कि उसे भविष्य में किन नागरिक भूमिकाओं का निर्माण करना है। प्रत्येक व्यक्ति न सिर्फ समाज का बल्कि देश का भी सदस्य होता है। कौशलों का विकास, स्किल्स डेवलपमेंट जो, ठीक है, तो विद्यालय में व्यक्ति औपचारिक रूप से विभिन्न कौशलों का विकास करता है। इसमें भाषा के विभिन्न कौशल, औपचारिक संवाद के कौशल, शारीरिक व्यायाम, खेल आदि सम्मिलित होते हैं। लास्ट आपका टॉपिक है इसके अंदर विभिन्न सामाजिक प्रक्रिया। विद्यालय में विभिन्न सामाजिक प्रक्रियाओं को घटने का अवसर मिलता है। विद्यालय में विभिन्न समाजों से बच्चे आते हैं और विभिन्न वर्ग, समुदाय, धर्मों, संस्कृतियों इनको धारण करते हैं, और जब ये सभी एक ही स्थान पर एकत्रित होते हैं तो ये विभिन्न सामाजिक प्रक्रिया कहलाती है। तो जैसा कि एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन था कि कितने पेज भरने हैं एक असाइनमेंट के अंदर, तो मैं आपको ये कंफर्म कर देता हूं कि डजंट मैटर कि आपकी शीट कितनी है, हाउ मेनी शीट्स डू यू हैव जस्ट टू फिल, कि आप कितनी फिल कर सकते हो, कितनी आपको फिल करनी है, डजंट मैटर। आपको बस इसमें जो भी क्वेश्चन दे रखा है आप उसका एक्यूरेट आंसर अगर आप लिख सकते हैं तो वो एक्यूरेट आंसर आप लिखकर अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करें, क्योंकि क्वालिटी मैटर करती है ना कि क्वांटिटी। अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं पर अगर आपकी क्वालिटी पुअर है तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो याद रखें कि आप किसी भी क्लास में हैं, किसी भी लेवल पर हैं, तो वहाँ पर भी आपको बस अपनी क्वालिटी मेंटेन रखनी है, ना कि क्वांटिटी, क्योंकि क्वांटिटी मेंटेन करने के चक्कर में आप क्वालिटी को खो देते हैं। ज़्यादा लिखने के चक्कर में आप जो अच्छा लिखना चाहते हैं वो भी नहीं लिख पाते। तो इस वजह से ये याद रखें कि आपको जो असाइनमेंट बनाने हैं, असाइनमेंट के अंदर आपको शीट्स कितनी भरनी है इन पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि अपनी क्वालिटी पर ध्यान देना है और ये देखना है कि जो हमने लिखा है क्या वो करेक्ट आंसर है या नहीं है।
आई होप कि आपको सही असाइनमेंट अब कंप्लीट करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और बाकी की वीडियोस भी मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराऊंगा आपके अपने चैनल विष्णु दिवाकर पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।